सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की सिंपल इंग्लिश समरी प्लस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि है 10 सीबीएसई इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3। इससे प्रीवियस चैप्टर के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो हेलो लर्नर्स, यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। लेट्स गेट स्टार्टेड और चैप्टर एक्सप्लेनेशन। सो देखिए 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अगर हम एक इंट्रो की बात करें, ये चैप्टर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का मीनिंग क्या है? 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग यानी उड़ान के बारे में 2 कहानियां। तो आखिर इस चैप्टर के अंदर किसने उड़ान भरी और कैसे अपनी उड़ान ली, हम यही देखने वाले हैं। सो जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वो है एक सीगल के बारे में। ठीक है, सीगल अपनी फर्स्ट फ्लाइट कैसे लेता है, अपनी पहली उड़ान कैसे भरता है, वो हम देखेंगे। और जो सेकंड पार्ट है इसका वो है द ब्लैक एरोप्लेन, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समरी देख लेते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट की, फर्स्ट पार्ट की, जो कि है सीगल के बारे में। सीगल जो कि आपने देखे होंगे कि समुद्र के तट पर ये पाए जाते हैं, छोटे छोटे से ये पक्षी होते हैं, है ना। और ये बेसिकली डिपेंड होते हैं फिशेस पर, इनका जो खाना होता है वो फिश होता है। तो ये समुद्र के आसपास ही रहते हैं और वहीं से फिशेस लेकर के अपना जो है पेट भरते हैं। तो जो ये यंग सीगल है, इसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कैसे ली, मतलब अपनी फर्स्ट उड़ान इसने कैसे भरी, वही इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो देखिए पार्ट 1 है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओफ्लेहर्टी, मतलब इसके जो राइटर हैं उनका यहाँ पर नाम दिया हुआ है। तो देखो ये जो स्टोरी है ये है अबाउट अ यंग सीगल। तो एक यंग सीगल के बारे में ये कहानी है जो कि डरा हुआ होता है, हु इज एफ्रेड, जो डरता है टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने से, उसको उड़ने से डर लगता है। बेसिकली जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन, वो सभी जानते हैं अच्छे से फ्लाई करना जानते हैं और फिश के लिए डाइव करना जानते हैं, तो उन सबको आता है। बट ये जो यंग सीगल है इसको डर लगता है उड़ने से। डिस्पाइट हिज पेरेंट्स इनकरेजमेंट एंड हिज सिबलिंग्स सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, ही फील्स स्केयर्ड टू लीव द सेफ्टी ऑफ द लेज। अब देखो, हालांकि जो इसके पेरेंट्स होते हैं, जो इसके सिबलिंग्स यानी भाई बहन होते हैं, वो सभी इसको इनकरेज करते हैं कि अरे अब तो तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी फर्स्ट फ्लाइट क्यों नहीं लेते, मतलब तुम अपनी उड़ान क्यों नहीं भरते, तुम उड़ो और जाकर फिश पकड़ो और अपना पेट भरो, कब तक तुम हम पर डिपेंड रहोगे। तो वो सब इसको एनकरेज करते हैं। उसके सिबलिंग जो है वो सक्सेसफुली उड़ान भी भरते हैं और वो अपने लिए जो है फिश के लिए डाइव भी करते हैं। बट ये हमेशा डरता है और ये स्केयर्ड रहता है, डरा हुआ रहता है, और अपने लेज को, है ना, यानी जिस चट्टान पर ये रहता था, बैठता था, वहीं आसपास घूमता था, उसको छोड़ने को तैयार नहीं था, तो ये वहीं रहता है। हिज फैमिली ट्राइज टू मोटिवेट हिम बाय फ्लाइंग अराउंड हिम एंड शोइंग हिम हाउ टू कैच फिश। तो इसकी जो फैमिली होती है ना, वो सभी इसको काफी मोटिवेट करते हैं कि अरे तुम इस तरीके से फिश के लिए डाइव कर सकते हो, तुम अपनी पहली उड़ान भर सकते हो। तो सब इसको मोटिवेट करते रहते हैं और इसको ये दिखाते भी हैं, फिश को कैच कर करके भी दिखाते हैं कि इस तरीके से तुम अपना भोजन प्राप्त कर सकते हो। However, his fear of falling and the unknown keeps him grounded. लेकिन इसके अंदर एक डर रहता है कि अरे अगर मैं उड़ूंगा तो हो सकता है मेरे विंग्स जो है वो मुझे सपोर्ट ना करे और मैं समुद्र के अंदर गिरकर मर जाऊं। तो ये बहुत डरा रहता है। ये कोशिश भी करता है, कुछ कदम आगे बढ़ाता भी है उड़ने के लिए, लेकिन फिर डर के मारे पीछे ही ये रुक जाता है। ठीक है, फाइनली डेस्परेट विद हंगर द यंग सीगल इज ल्यूड बाय हिज मदर हु होल्ड्स अ पीस ऑफ फिश जस्ट आउट ऑफ हिज रीच। अब देखो ये बहुत ही सिंपल सी समरी है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है। इसके पेरेंट्स इसको थ्रेटन करते हैं, इसको धमकी देते हैं और इसको छोड़कर चले जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए अब कोई जो है फिश नहीं ला करके देंगे, तुम्हें कुछ खाने को नहीं देंगे, तुम्हें अपना शिकार खुद करना है और खुद ही अपना पेट भरना है। ठीक है, तो ये वहीं रह जाता है और अगले दिन तक भी अपना वहीं पर पड़ा रहता है, इसको कोई वो नहीं रहता। इसके जो सिबलिंग्स और पेरेंट्स होते हैं वो उड़कर सामने वाले उस पर चले जाते हैं, तो ये वहीं पर रहता है। वो दूसरे प्लेटो पर वो लोग जाले जाते हैं इसको भूखा छोड़ के। नेक्स्ट डे भी ये प्रिटेंड करता है कि मैं बेहोश होने वाला हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, बट कोई भी इसकी हेल्प करने को नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट डे इसकी मदर लेकिन क्या करती हैं, इसके पेरेंट्स और इसके सिबलिंग्स, तो मतलब इसके जो फादर होते हैं और इसके सिबलिंग्स, वो इसको इग्नोर कर देते हैं। बट मदर तो मदर होती है, तो मदर ना एक प्लान निकालती है। वो क्या करती हैं, वो एक फिश का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर उस प्लेटू से इसकी ओर उड़ती हुई आती है। उनको पता था कि ये भूखा है, वहाँ बैठा हुआ है। तो जैसे ही ये फिश को देखता है तो मदर जैसे इसकी ओर उड़ करके आती है ना, तो फिश को मुंह में दबाकर वो आती है, चोंच में दबाकर, तो उड़ती उड़ती इसके जस्ट थोड़ा सा पास आकर, मतलब सी के बिल्कुल बीचों बीच आकर वो हवा में ही रुक जाती हैं। अब जैसे ही ये देखता है कि मदर के जो चोंच है उसमें मतलब फिश का पीस है और वो मुझे दे नहीं रही है, अचानक से रुक गई, तो भूख के मारे ये काफ़ी
पागल हो जाता है एकदम, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो इसकी मदर क्या करती हैं, एक पीस का टुकड़ा लेकर के आती हैं और इसकी पहुंच से थोड़ा सा ही दूर रुक जाती हैं। ड्राइवन बाय हिज हंगर ही डाइव्स टू कैच द फिश एंड इन डूइंग सो, और भूख से इतना ज़्यादा परेशान रहता है ये कि ये धीरे धीरे, इसको खुद ही पता नहीं चलता कि कैसे ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले लेता है। इसके जो विंग्स है ना वो खुलना शुरू हो जाते हैं। इसको आवाज़ आती है कि धीरे धीरे मेरे विंग्स खुल रहे हैं, क्योंकि इसको लगता है बस मैं उड़कर कैसे ही जो है अपना खाना खा लूँ, है ना, अपनी मदर से इसको ले लूँ। तो इस तरीके से अपने विंग्स को ये फ्लैप करता है और ये एबल हो जाता है फ्लाई के लिए, मतलब उड़ने लगता है ये। ही सोर्स जॉयफुली एंड जॉइन्स हिज फैमिली ओवरकमिंग हिज फियर एंड गेनिंग कॉन्फिडेंस। अब इस तरीके से इसको खुद ही पता नहीं चलता कि कैसे इसके जो विंग्स हैं वो स्प्रेड हो गए हवा में, कैसे इसके विंग्स ने इसको सपोर्ट कर दिया, इसके विंग्स फड़फड़ाने शुरू हो गए और धीरे धीरे ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने लगा और ये उड़ने लगा। तो ये सारी चीज़ें देख करके इसके जो पेरेंट्स हैं वो सभी, मतलब उसके पेरेंट्स सिबलिंग्स काफ़ी खुश हुए। वो सभी जॉयफुली स्क्रीमिंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, और उन्होंने देख लिया कि भी हाँ, अब इसने अपने फियर को ओवरकम कर लिया है और इसको कॉन्फिडेंस आ गया है। द स्टोरी एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ एंड टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम फियर। अब ये स्टोरी ओवरऑल हमें क्या सिखाती है, ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि किस तरीके से हमें खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए, कैसे हम जो है अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं, अपने डर के ऊपर हम काबू पा सकते हैं। सो बेसिकली ये यही स्टोरी है कि कैसे एक यंग सीगल अपनी जो है फर्स्ट फ्लाइट लेता है, जिसको डर लगता है उड़ने से। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल सी समरी आपकी हो जाती है फिनिश। मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अदरवाइज इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस PDF of this chapter summary, so you can also take the screenshot। ठीक है, चलिए अभी हम बढ़ लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, देन हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द यंग सीगल डिड नॉट वांट टू फ्लाई, गिव अ रीजन। यानी जो यंग सीगल है ना वो उड़ना क्यों नहीं चाहता था, आपको रीजन बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है द पेरेंट्स ऑफ द यंग सीगल हैड फ्लॉन अवे, इवन हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे अ डे बिफोर। मतलब जो पेरेंट्स थे ना इस यंग सीगल के, वो ऑलरेडी उड़कर जा चुके थे उसको छोड़ के गुस्से की वजह से। इवन जो उसके 2 भाई बहन थे ना वो भी ऑलरेडी जा चुके थे वहां से एक दिन पहले ही। बट द यंग सीगल डिड नॉट वांट टू फ्लाई, बट उसको नहीं उड़ना था, वो डर रहा था। ही वाज अफ्रेड लेस्ट हिज विंग्स शुड डिसीव हिम। उसको लग रहा था कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको धोखा दे देंगे, मतलब उसके विंग्स उसका साथ नहीं देंगे और वो ऐसे ही सी में गिर करके मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द मदर ऑफ सीगल हाल्ट इन द वे विद अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक। मतलब जब यंग सीगल की मदर उसकी तरफ उड़ करके आ रही थी ना, तो उनकी बीक में, मतलब उनकी चोंच में क्या था, एक फिश का पीस था, लेकिन उड़ती उड़ती वो बीच में ही आकर के क्यों रुक गई, है ना। तो ये आपको बताना है। आंसर है द मदर ऑफ द सीगल पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक, देन शी फ्ली अक्रॉस हर सन। व्हेन शी वाज क्वाइट इन अपोजिट टू हिम शी हाल्टेड सडनली। देखो जो मदर थी ना सीगल की, वो अपनी बीक के अंदर एक फिश का पीस दबा करके आई, उसकी तरफ उड़ती हुई अपनी सन की तरफ वो आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो उसके क्वाइट अपोजिट थी वो जो है सडनली हवा में रुक गई उड़ती उड़ती। शी हैड द पीस ऑफ फिश इन हर बीक नियर द सीगल। अब देखो उनके बीक में एक फिश का पीस था और वो सीगल की पहुंच से बस थोड़ा सा ही दूर था। ठीक है, द सीगल वाज सरप्राइज्ड व्हाई शी वाज नॉट नियरिंग हिम। सीगल सरप्राइज हुआ कि वो उसके पास उड़कर क्यों नहीं आ रही है, बीच में ही क्यों रुक गई। इन रियलिटी शी वांटेड टू एनकरेज एंड ट्राई टू हिम टू ऑब्टेन हिज फूड हिमसेल्फ। रियलिटी में क्या था कि उसकी मदर ये चाहती थी कि वो उसको इनकरेज करना चाहती थी, वो चाहती थी कि वो खुद ही अपना फूड लेने आगे आए। ठीक है, और इस तरीके से वो उड़ने लगे और अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड अ मॉन्स्टरियस टेरर सीज द यंग सीगल। यानी यंग सीगल को बहुत ज़्यादा, मॉन्स्टरियस सीजर टेरर का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा डर कब लगा यंग सीगल को, तो आपको यहाँ पर बताना है। हिज मदर वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद अ पीस ऑफ फिश इन हर बीक, शी हाल्टेड, द फूड वॉज नाउ विद इन हिज रीच बट शी डिड नॉट कम नियर, बाय चांस ही डाइव्ड इन एट द फिश, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। देखो उसकी जो मदर थी वो उसकी तरफ उड़ करके आ रही थी अपनी बीक में एक फिश का पीस लेके, उसके जस्ट वो पहुंच से थोड़ा सा ही दूर थी, बट वो उसके पास नहीं आई और इस तरीके से बाय चांस उसने खुद फिश के लिए डाइव किया। वो जो है ऊपर और नीचे की तरफ उड़ा, है ना, और अब उसने एक खुशी भरी जो है चीख मारी। श्रीक का मतलब
खुशी भरी चीख मारी उसने। ही वॉज कॉट इन अ मॉन्स्टेरियस टेरर, ही कुड हियर नथिंग। लेकिन खुश तो था वो, है ना, उसके पंख ने उसको सपोर्ट किया, वो उड़ रहा था, लेकिन डर की वजह से उसको एक बहुत ही भयानक से डर ने उसको जकड़ लिया और ऐसा लग रहा था ना उसके कान काम नहीं कर रहे, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इतना वो डरा हुआ भी था साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग सीगल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब यंग सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कैसे ली, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यंग सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कैसे ली आपको बताना है। द फैमिली ऑफ द सीगल वॉज ऑलरेडी ऑन द ग्रीन सी, दे वर कॉलिंग हिम, so he dropped his legs to stand on the green sea. His legs were sinking into it. He cried but tried to flap his wings. तो देखो क्या था, जो फैमिली थी ना सीगल की, वो ऑलरेडी ग्रीन सी पर उड़ करके जा चुकी थी और वो सभी उसको बुला भी रहे थे कि तुम भी आ जाओ, ताकि वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो, समुद्र के ऊपर वो खुद उड़ करके जाए, लेकिन उसके जो लेग्स थे वो उसमें डूब रहे थे। वो चिल्लाया, अपने विंग्स को उसने फ्लैप किया। इवन हिज बेली टू टच द ग्रीन सी, इवन उसकी बेली ने भी ग्रीन सी को टच किया जब उसने उड़ना सीख लिया था फाइनली। देन ही सैंक नो फर्दर, लेकिन अब वो डूबा नहीं था उसमें क्योंकि उसने फ्लोट करना सीख लिया था। ही वॉज रदर फ्लोटिंग ऑन इट, हालांकि वो उसके ऊपर अब फ्लोट कर रहा था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, सो विद दिस उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ली, मतलब उसको अपनी पहली उड़ान भरनी आ गई। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हो गया है क्लियर। चलिए अभी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2 जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो ये लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सी ने। ये जो स्टोरी है ये रिवॉल्व है अराउंड अ पायलट्स मिस्टीरियस एक्सपीरियंस व्हाइल फ्लाइंग हिज डकोटा एयरक्राफ्ट फ्रॉम पेरिस टू लंदन। तो देखो ये जो कहानी है इसमें है एक ब्लैक एरोप्लेन। तो इसके जो कहानी के राइटर हैं ये कहानी के बारे में बताते हैं कि एक पायलट का जो मिस्टीरियस सा एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो ये कहानी एक पायलट के अराउंड घूमती है। वो जो पायलट होता है उसके साथ एक मिस्टीरियस सा इंसिडेंट होता है। वो इंसिडेंट क्या होता है, जब वो अपने डकोटा एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा था, ठीक है, फ्रॉम पेरिस टू लंदन, तो उसको एक काफी मिस्टीरियस सा एक्सपीरियंस हुआ। द पायलट इज एक्साइटेड टू रीयूनिट विद हिज फैमिली एंड ड्रीम्स ऑफ अ बिग ब्रेकफास्ट एट होम। तो देखो ये जो पायलट था इसको जाना था अपने घर कि चलो भाई मैं अपने घर जाऊंगा और मॉर्निंग में अच्छा सा ब्रेकफास्ट मैं अपनी फैमिली के साथ लूंगा। ठीक है, तो इसको जल्दी लग रही थी अपने घर पहुंचने की। अब इसने अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन निकाला और अपना जो है फ्लाइट ले ली। जाना कहाँ था इसको, पेरिस टू लंदन। तो अब ये बढ़ा अपने सफर की तरफ। रात बिल्कुल एकदम मतलब तारों भरी रात थी, कोई स्टॉर्म नहीं था, कोई क्लाउड नहीं था, कुछ भी नहीं था, आसमान में एकदम क्लियर था और ये स्मूथली अपनी फ्लाइट लेकर के जा रहा था। इसकी जो मतलब फ्लाइट थी वो काफी अच्छी चल रही थी। ठीक है, ही एनकाउंटर्स अ ह्यूज स्टॉर्म, लेकिन अचानक से इसका सामना होता है तूफान से। एक काफी भयंकर तूफान आ गया। द स्टॉर्म क्लाउड्स मेक इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू नेविगेट और सी एनीथिंग। अब ये तूफान इतना भयंकर था और इतने ज्यादा बादल थे कि इसको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, है ना, वो कुछ देख ही नहीं पा रहा था। इसके जो कंपास थे एंड रेडियो थे वो सब फेल हो गए और लीविंग हिम डिसओरिएंटेड एंड लॉस्ट। अब इस तरीके से ये बादलों में ही खो गया, है ना, ये निकल गया था वहां से और इसके जो है एरोप्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं था कि ये वापस से बैक करता और इसको जाना वही था कि भी हाँ डिटरमिन था कि मुझे नहीं मुझे तो अपनी फैमिली के पास जाना है और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेना है, बस इसको जाना था, इसलिए वापस भी नहीं जाना चाहता था। और इसके एरोप्लेन में इतना ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था कि ये उस स्ट्रोम के अराउंड मतलब चारों तरफ घूम करके उसको पार कर ले। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं इसके अंदर से ही होकर के चला जाऊं। अब जैसे ही ये स्ट्रोम के अंदर घुसा तो चारों तरफ ब्लैक मतलब अंधेरा ही था, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, है ना। तो इसको डर लग रहा था कि कहीं मेरा फ्यूल फिनिश हो गया तो फिर मेरा क्या होगा एरोप्लेन का। अब देखो क्या हुआ कि इन दिस मोमेंट ऑफ क्राइसिस ही सीज अ ब्लैक एरोप्लेन विद अ पायलट हु जेस्चर्स हिम टू फॉलो। अब इतने मतलब परेशानी वाले माहौल में इसको एक होप दिखी। वो होप क्या थी कि सडनली सामने से एक ब्लैक एरोप्लेन आता हुआ दिखा। अब उस ब्लैक एरोप्लेन ने जो है इसको हाथ से इशारा किया कि आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। जैसे होता है ना कि भाई कोई गाड़ी कहीं रास्ता गुम गई है तो सामने से कोई गाड़ी आकर के आपको हेल्प कर दे कि आओ मेरे पीछे आओ, अपनी गाड़ी अपने सामने लगा ले वो, है ना। तो ऐसे ही उस ब्लैक एरोप्लेन वाले जो पायलट था उसके अंदर उसने उसको जो है हाथ से इशारा किया कि आओ तुम मेरे पीछे आ जाओ। अब वो जो ब्लैक एरोप्लेन था ना उसकी जो है कोई विंग मतलब लाइट्स भी नहीं थी उसके विंग्स पे, तो वो ऐसे ही था, काफी पुराना सा था देखने में। द मिस्टीरियस पायलट लीड्स हिम सेफली थ्रू द स्टॉर्म एंड देन डिसअपियर्स। अब जो है ये जो मिस्टीरियस सा अचानक से ब्लैक एरोप्लेन इसको दिखा था ना, उसने धीरे धीरे इसको अपने पीछे लगाया और ये दोनों ही जो है उस क्लाउड से उस स्टॉर्म से बाहर आ गए। और जब स्टॉर्म से बाहर आ गए तो अचानक से वो ब्लैक एरोप्लेन डिसअपियर हो गया। व्हेन द डकोटा
finally lands at the airport. The pilots ask the control tower about the black aeroplane. अब फाइनली जब ये पायलट अपने डकोटा एयरप्लेन को लेकर के लैंड हो गया, कहाँ पर, जब ये लैंड हो गया एयरपोर्ट पर, तो इसने वहाँ जाकर के कंट्रोल रूम में पूछताछ की एक लेडी से कि भाई मैं कहाँ पर लैंड हुआ हूँ और जो ब्लैक एरोप्लेन था, मतलब जिसने मेरी हेल्प की है, वो कौन था, है ना। तो उस लेडी ने वहाँ पर बताया कि वहाँ पर तो आपके अलावा कोई और प्लेन था भी नहीं आज स्काई में, आपका अकेला प्लेन था, रडार पर आपका ही प्लेन दिखाई दे रहा था। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो गया कि आखिर मेरी हेल्प की किसने, वो ब्लैक एरोप्लेन था किसका। द स्टोरी एंड्स ऑन एन मिस्टीरियस नोट, यानी ये जो स्टोरी है वो एक मिस्टीरियस नोट पर एंड होती है, जहाँ पर रीडर यानी हम लोग ये सोचने पर विवश हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर वो मिस्टीरियस पायलट था कौन और वो ब्लैक एरोप्लेन किस का था। इट हाईलाइट्स थीम्स ऑफ मिस्ट्री, यानी ये जो आपका पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, ये मिस्ट्री के थीम को हाईलाइट करता है। हेल्प फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज एंड द मिरेक्युलस इन मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, और ये दिखाता है कि किस तरीके से भाई आपको अनएक्सपेक्टेड जो है हेल्प भी मिल सकती है, मिस्टीरियस हेल्प मिल सकती है और मिरेकल भी आपके साथ हो सकता है। सो विद दिस द चैप्टर एंड द पार्ट 2 एंड्स। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अभी इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड फ्रेडरिक फोर्साई थिंक व्हेन ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल, मतलब फ्रेडरिक फोर्साई क्या सोचते हैं जब उन्होंने पेरिस कंट्रोल को जो है कॉल किया। चलिए इसका आंसर है ऑन हिज वे टू इंग्लैंड फ्रेडरिक फोर्साई कॉल्ड पेरिस कंट्रोल, द वॉइस आंसर्ड हिम टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट, ही डिड नॉट अकॉर्डिंगली, he was happy to be in time for his breakfast, he thought to relish a good English breakfast। तो देखो जब ये जो है पेरिस कंट्रोल को इन्होंने कॉल किया तो ये अपने इंग्लैंड के रास्ते पर थे, तो इन्होंने पेरिस कंट्रोल को कॉल किया। वहाँ से इनको ये जवाब मिला कि भाई आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न होना है ना, और इन्होंने इसी के अकॉर्डिंग अपने एयरप्लेन को आगे बढ़ाया। ये काफ़ी हैप्पी थे कि भाई हाँ मैं मॉर्निंग तक ब्रेकफास्ट के टाइम तक अपनी फैमिली के पास पहुँच जाऊँगा। सब कुछ इनकी जो फ्लाइट थी वो काफ़ी स्मूथ चल रही थी और ये एक अच्छे गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहे थे, इनको जाना था बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द राइटर डिसाइड टू गो बैक टू पेरिस, मतलब राइटर ने क्यों डिसाइड किया कि मैं वापस से पेरिस चला जाऊं। तो आंसर है व्हेन द राइटर टर्न्ड हिज डकोटा वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड ही केम अक्रॉस विद द स्टॉर्म ऑफ क्लाउड्स, मतलब जब राइटर ने डकोटा को वेस्ट की तरफ जो है टर्न किया इंग्लैंड की तरफ, तो उनको जो है दिखाई दिया कि काफ़ी बड़ा सा स्टॉर्म यानी तूफान आया है जिसमें काफ़ी बादल भी हैं। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और ये बादल इतने गहरे और बड़े बड़े थे कि ब्लैक माउंटेन्स की तरह ये लग रहे थे। दे वर स्टैंडिंग अक्रॉस द स्काई, और ये स्काई में सामने ही खड़े थे। द फ्लाइट वॉज इम्पॉसिबल, अब फ्लाइट इम्पॉसिबल थी, मतलब इनका उड़ करके जाना उस स्टॉर्मी क्लाउड्स के ऊपर से या नीचे से बहुत इम्पॉसिबल था। इवन हिज एरोप्लेन डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम, इवन इनके एरोप्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं था कि ये चारों तरफ से घूम करके निकल जाते। सो ही डिसाइडेड टू गो बैक टू पेरिस, इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं वापस पेरिस चला जाऊँ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड अफेक्टेड द पायलट हाउ, यानी जो ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड थे उन्होंने पायलट को कैसे इफेक्ट किया। आंसर है the black storm clouds looked like black mountains, the pilot was into the storm, his aeroplane started jumping and twisting in the air, यानी जो ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड्स थे ना वो बड़े बड़े माउंटेन्स की तरह लग रहे थे, इतने ह्यूज माउंटेन्स की तरह लग रहे थे कि उनको कंपेयर किससे किया इन्होंने, माउंटेन से। ये जो पायलट था ना वो स्टॉर्म के अंदर ही चला गया, और जैसे ही स्टॉर्म के अंदर घुसा इनका एरोप्लेन, तो एरोप्लेन ने ना ट्विस्ट और जंप करना शुरू कर दिया, है ना, एयर में। ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग द कंपास एंड द रेडियो एसेट्रा बिकेम डेड, जितने इनके इंस्ट्रूमेंट्स थे, चाहे वो रेडियो हो चाहे वो कंपास हो, वो सब डेड हो गए, किसी ने कुछ काम नहीं किया। देयर वॉज नो आंसर फ्रॉम पेरिस कंट्रोल, ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। अब इनको पेरिस कंट्रोल से भी कोई आंसर नहीं मिल रहा था, ये पूरी तरीके से उस तूफान में खो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु केम टू द रेस्क्यू ऑफ डकोटा एरोप्लेन, यानी ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस डकोटा एरोप्लेन को रेस्क्यू किसने किया। इसका आंसर आपको बताना है। व्हेन द डकोटा एरोप्लेन वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म ही सॉ अनदर एरोप्लेन, मतलब जब डकोटा एरोप्लेन ना स्टॉर्म में खो गया तो इसने एक दूसरा एरोप्लेन देखा जिसको ब्लैक एरोप्लेन कहा जाता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके विंग्स पर कोई लाइट्स भी नहीं थी, है ना। बट द पायलट ऑफ द डकोटा कुड सी द पायलट्स फेस, लेकिन जो डकोटा का मतलब हमारे जो राइटर हैं वो सामने वाले पायलट का फेस देख सकते थे, उनको दिख रहा था कि कोई है इसमें बैठा हुआ है ना। आगे है आपका ही टर्न टुवर्ड्स हिम एंड द राइटर वाज हैप्पी टू सी अनदर पर्सन, ही फॉलोड हिज एट हिज एडवाइस। अब देखा जब
राइटर ने कि भी हाँ सामने तो कोई है, मेरी हेल्प करने को कोई आया है, तो वो काफ़ी खुश हुए किसी दूसरे इंसान को देख करके और उन्होंने उसको फॉलो किया। जैसे जैसे उसने कहा कि मेरे पीछे आ जाओ, तो ऐसे ही मतलब हाथ से इशारा किया था ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने, तो जो डकोटा वाले पायलट थे वो भी धीरे धीरे उसके पीछे चले गए और इस तरीके से उन्होंने एयरपोर्ट पर लैंड कर लिया। तो यहाँ पर हमने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू नीड PDF ऑफ दिस चैप्टर सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की समरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।